जी भाई, क्यों नहीं, बल्कि मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। ईसा ने नरमी से कहा। पर असीम भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है? इसी सोच ने ईसा को थोड़ी उलझन में डाल रखा था। हाँ पूछो, क्या पूछना है? पर असीम ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आज आपको देखकर बहुत कंफ्यूज हुआ। आपका मजहब क्या है? ईसा ने भी हिचकिचाते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। फरासीम ने कुछ सोच कर कहा। स्टीफिस इनकी बातें हैरत से सुन रहा था। फरासीम के जवाब पे ईसा भी हैरान हुआ। ईसा ने नासमझी में कंधे उचकाए और तीनों कैफे चले गए। कैफेटेरिया में नायका, सुमेरा और मार्गरेट पहले ही एक टेबल पर बैठे ईसा और स्टीफन का इंतजार कर रही थी। नायका ने इन दोनों को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों फरासीम को लिए इनकी जानिब बढ़े। मार्गरेट ने तो फरासीम को देखते ही मुंह बना लिया। फरासीम ने इन तीनों को सलाम बोला और ईसा और स्टीफन के कहने पर इनके साथ बैठ गया। मैं इसे अपने ग्रुप में बिल्कुल भी कबूल नहीं करूंगी। बड़ा है हमसे, अपने साथ हमें भी बोर करता रहेगा। मार्गरेट ने सुमेरा के कान में सरगोशी की। वो अपने ग्रुप में कमी या ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि इसके लिए इनका ग्रुप मुकम्मल था। पहले देख तो लो इनके साथ आया क्यों है, फिर फैसला करेंगे क्या करना है और क्या नहीं। सुमेरा ने भी आहिस्ता से कहा। फरासीम खामोश बैठा इन सबको देख रहा था। शायद वो ईसा से अकेले में बात करना चाहता था। जी भाई, अब बताएं क्या काम था मुझसे? ईसा के इस बात पर मार्गरेट ने चैन का सांस लिया। मतलब ये सिर्फ किसी काम से साथ आए हैं। फरासीम जानता था सुमेरा और ईसा के अलावा बाकी तीनों क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसकी किसी भी बात पर कोई बहस हो। उसने फिर से इस सब पे एक नजर डालते हुए ईसा को देखा। भाई, आपको जो भी बात करनी है आप खुलकर कर सकते हैं। हम सब एक ही हैं, आप फिक्र मत करें। ईसा ने इनको एतमाद में लिया। इट्स ओके, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं। फरासीम की बात सुनकर सब चकोर से देखने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी समझ नहीं आ रही? ईसा ने कंधे उचकाए। फरासीम ने गहरी सांस भरी और अपनी बात शुरू की। ईसा, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ यहाँ, और बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जिस बाकायदगी से तुम नमाज पढ़ते हो वैसे मैंने यहाँ ऐसा किसी को नहीं देखा। लेकिन लड़के कभी मस्जिद चले जाते हैं, कभी दिल ना करे तो नहीं जाते, लेकिन तुम हर रोज नमाज पढ़ते चाहते हो। इसके लिए तुम्हें लेक्चर ही क्यों ना मिस करना पड़े। मैंने अक्सर तुम्हें प्रोफेसर अब्दुल्ला की क्लास में तिलावत भी करते सुना है, और जिस अंदाज से तुम तिलावत करते हो ऐसे वही कर सकते हैं जो इसका हक अदा करना जानते हो। तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। मुझे एक ऐसे ही मुसलमान की मदद चाहिए जो मुझे कुरान पढ़ना सिखाए। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे इस्लाम के बारे में सारी मालूमात दे सकते हो। मुझे वजू भी सीखना है, और वो इसलिए कि मैंने सुना है इसमें बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन मैं नहीं जानता वो क्या है। क्या तुम मुझे ये सब सिखाओगे? फरासीम अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। अब वो ईसा के जवाब का मुंतज़िर था, जो यकटक फरासीम को देख रहा था। इससे तो समझ ही नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। ये कोई छोटी जिम्मेदारी भी नहीं थी। कुछ लम्हे तो ईसा खामोश रहा, फिर थोड़ा सा आगे होकर गर्दन सीधी की। देखिए भाई, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ लेने से सब कुछ नहीं आ जाता, और ना ही मैं कोई मौलवी या स्कॉलर हूँ जो हर बात दलील के साथ आपको समझा सकूं। अगर कोई गलती सरजद हो गई तो मेरा मशवरा तो यही कि आप किसी आलिम से राब्ता करें। आगे आपकी मर्जी। ईसा ने तो इनका ना इनकार किया और ना ही हाँ कहा, क्योंकि वो अभी बहुत कंफ्यूज था। इसने पहले कभी किसी को कुरान नहीं पढ़ाया था, इसलिए वो डर रहा था कहीं कोई गलती ना हो जाए। बाकी सब इनकी बातें गौर से सुन रहे थे। हो सकता है इनके जहन में भी कुछ सवालात हो, मगर अभी वो लोग बीच में नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि फरासीम सिर्फ ईसा से बात करना चाहता था। मुझे पता है तुम कोई स्कॉलर नहीं हो, लेकिन तुम मुसलमान तो हो ना, और मुझे पूरा यकीन है तुमसे कोई गलती नहीं होगी। मैं ये काम यूनिवर्सिटी की टाइमिंग में करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी स्कॉलर के पास जाने के लिए वक्त नहीं है। मैं साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है तुम बस मुझे वही बता दो, बाकी मैं खुद भी किताबें पढ़ने की कोशिश करूंगा। फरासीम ने इल्तिजाई लहजे में कहा। तो क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मार्गरेट पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, अभी मैं सिर्फ इस्लाम पर रिसर्च करना चाहता हूँ, फरासीम ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इस्लाम पर रिसर्च करना क्यों चाहते हैं? आप सवाल सुमेरा की तरफ से आया। ईसा ने सुमेरा की तरफ देखकर सर हिलाया, जिसका मतलब है समझकर सुमेरा चुप हो गई। फरासीम के चेहरे पर बेजान सी मुस्कुराहट देखकर ईसा को वो बहुत थके हुए, बहुत दुख में, बहुत टूटे हुए बिखरे से लग रहे थे। क्योंकि ये मेरा हक है। 1 महीना पहले मैंने अपनी मर्जी की शादी कर ली, जिसे मेरे घर वालों ने ना तो अभी कबूल किया है और शायद ना ही कभी कर सकेंगे, क्योंकि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की है और मेरा मजहब ईसाईयत है।
ये सच है कि इंसान अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये भी सच है कि इंसान अपने मजहब के बगैर भी नहीं रह सकता। अगर मैं इस लड़की से शादी ना करता तो इसके घर वाले इसकी कहीं और शादी कर देते, या हो सकता था वो खुदकुशी कर लेती, लेकिन वो अभी भी अपने मजहब में रह रही और मैं भी। मुझे नहीं पता वो मेरे लिए महरम है भी या नहीं। ऐसे में शादी के बाद अगर मैं इसके साथ रहूं तो भी दुनिया बातें करती है, और अगर इसे अकेला छोड़ दूं तो भी कोई सुकून नहीं, जीने नहीं देगा, ना दुनिया ना मेरा दिल। फरासिन बहुत संजीदगी से सर झुकाए परेशानी से निढाल बोल रहा था। सब बहुत दिलचस्पी से इनकी बात सुन रहे थे। तो क्या आप अब अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते? ईसा ने कदरे हैरत से पूछा। नहीं, बस कभी कभी जब बहुत ज्यादा याद सताए तो चला जाता हूँ मिलने। रेंट पे एक घर लेके दिया है इसे, खुद मैं हॉस्टल में रहता हूँ। फरासिन ने सादगी से कहा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे अभी भी इसकी बात समझ में नहीं आई कि आप इस्लाम पर रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। सुमेरा ने सवाल दोहराया। इंसान जिस खानदान में पैदा होता है इसका मजहब भी वही होता है जो इसके खानदान का हो, क्योंकि तब तो ना तो बच्चा कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ समझने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस दुनिया में दीन सिर्फ एक ही है, और वो भी इसलिए मैं मज़ाहिब पर रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इस काबिल हूँ कि इस बात को समझ सकूँ। हर किसी को यही लगता है कि हमारा मजहब ही असल मजहब है। खैर, जिस दिन मेरी रिसर्च मुकम्मल हो गई, इस दिन मैं इसी मजहब पे ईमान लाऊंगा जिसमें मेरा ईमान ज़मीर मुतमईन होगा। फिर मेरी बीवी भी वही मजहब अपनाएगी जो मेरा होगा। फरासीन ने सुमेरा को कुछ समझाने की कोशिश की। भाई, आप फिक्र न करें, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा, और अगर कहीं कोई मसला पेश आया तो मैं अपने पापा या अंकल अब्दुल्ला से पूछ लूंगा। ईसा ने जैसे इसने दिलासा देने की कोशिश की। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा दिल का सहारा तो नहीं, मगर थोड़ा सा बोझ तो जरूर हल्का हो गया है, फरासीन ने खुशदिली से कहा और वहाँ से चला गया। मार्गरेट, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ लेक्चर शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ। फरासीन के जाते ही हादी इनके पास आया। तब अभी तक फरासीन की बातों को ही सोच रहे थे। मेरा आज पढ़ने का कोई मूड नहीं, तुम जाओ, मार्गरेट ने हादी को देखे बिना कहा। मार्गरेट, अपनी क्लास में जाओ फौरन। तुम्हारे जाने के बाद जो भी बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, स्टीफेंस ने मार्गरेट को देखकर कहा। लेकिन भाई, ओके जाती हूँ। स्टीफेंस को इतनी सीरियस मूड में देखकर मार्गरेट को हथियार डालना पड़े और हादी के साथ क्लास में चली गई। ईसा ने नायका के चेहरे के सामने चुटकी बजाई जिस पे वो चौंकी। नायका, तुम्हें याद है हमारी भी एक कजन ने किसी हिंदू लड़की से शादी की थी, मगर वो तो अपने अपने मजहब में रह रहे हैं और दोनों शायद बहुत खुश भी हैं। स्टीफेंस कुछ सोचते हुए बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। खैर, हमें क्या, जो मर्जी करें, क्लास में चले, नायका ने कुछ भी सोचते हुए कहा और सब क्लास में चले गए। हादी को मेरी बात सुनो। हादी, मार्गरेट ने इसे भागते हुए पीछे से हाँक लगाई, मगर हादी बहुत दूर जा चुका था, इसलिए वो इसकी आवाज सुन ही नहीं पाया। वो बहुत तेजी से भाग रहा था। उफ खुदाया, क्या मुसीबत है यार, ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी क्यों होती है? मैं सारा दिन भाग भाग के थक जाती हूँ। काश यहाँ हर डिपार्टमेंट में साइकिल्स होती, कितना मजा आता ना। वो अपनी सांस बहाल करने के लिए थक हार कर वहीं रुक गई, क्योंकि हादी तो अब मिलने से रहा, शायद ईसा के पास जा रहा था। अब वो आराम से चलने लगी थी। चल यार, मस्जिद चलते हैं, हादी ने ईसा का बाजू पकड़ते हुए तकरीबन इसे घसीटते हुए कहा। ईसा सीढ़ियों पर बैठा शायद किसी का इंतजार कर रहा था। क्या हो गया है? अभी तो नमाज का टाइम भी नहीं हुआ, ईसा ने घड़ी पे टाइम देखते हुए कहा। मतलब हम सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद जा सकते हैं? वैसे नहीं, हादी ने कहा। मैंने कब ऐसा कहा? मगर पहले तो तुम कभी ऐसे मस्जिद नहीं गए, इसलिए कह रहा था। बल्कि नमाज के लिए भी मैं ही तुम्हें अगर ले जाऊं तो तुम जाते हो, वरना नहीं। आज क्या ऐसा हो गया कि तुम बिला वजह मस्जिद जाना चाहते हो? ईसा ने हैरत से पूछा। क्या यार, बंदे को 100 काम हो सकते हैं, तुम बताओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? हादी इसके सामने खड़ा हो गया और इसे घूरने लगा। यार, जाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो तो कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। लेकिन अभी मैं नहीं जा सकता, ईसा ने फिर से घड़ी देखते हुए कहा। ओके फाइन, मत जाओ, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता, अकेला ही चला जाता हूँ। वैसे भी जिस काम से मैं जा रहा हूँ वो तो मुझे सुकून करने नहीं देगा, बल्कि मेरा जीना हराम कर देगा, हादी ने कहा और वहाँ से चला गया। ईसा ने ये सोचते हुए कंधे उचकाए और फिर से घड़ी देखने लगा। पूरे 10 मिनट बाद नायका लाइब्रेरी से निकलकर इसी तरफ आ रही थी जहाँ ईसा बैठा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो इसे देखे बिना आगे बढ़ गई। ईसा तेजी से सीढ़ियां फलांगता इसके पीछे भागा। झांसी की रानी, कहाँ भागी जा रही हो? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। स्टीफेंस कहाँ है? ईसा इसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ हो सकता है, मेरे साथ ही तो लाइब्रेरी गया था, अभी भी वही है। इसका थोड़ा काम रहता है, बस वही कर रहा है। नायका ने बाल चेहरे पे आते बाल पीछे किए और आगे चलने लगी। वो भी इसके साथ साथ चलने लगा।
यार तुम लोगों का कैसे दिल लग जाता है लाइब्रेरी में? ईसा ने मुंह बनाते हुए पूछा। हम लोग लाइब्रेरी में दिल लगाने नहीं अपना काम करने जाते हैं। और तुम्हें क्या मसला है? तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते? हमारे साथ लाइब्रेरी क्यों नहीं जाते? नायका रुकी और सीने पे हाथ बांधे इसे घूरने लगी। मुझे तो कोई मसला नहीं, बल्कि तुम लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब होते हो, खास तौर पर तुम, बस इसीलिए नहीं जाता। मुझे तुम लोगों का ख्याल है ना, इसलिए। और जहाँ तक बात रही अपना काम करने की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ अपने पेपर्स में खुद हल करूंगा, पक्का। ईसा ने गैर संजीदगी से कहा। नायका ने नफी में सर हिलाया और फिर से चलने लगी। नायका, आज तुम वाकई में झांसी की रानी लग रही हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी प्यारी हो। चलते चलते ईसा ने इसके कान में सरगोशी की। नायका को लगा वो इसका मजाक उड़ा रहा है, मगर आज ईसा को वो वाकई में पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आज इसकी लुक बहुत डिफरेंट थी। ईसा ने हमेशा इसे जीन्स में देखा था, लेकिन आज वो बहुत प्यारे सी ब्लैक फ्रॉक में थी। दुपट्टा भी मफलर की तरह नहीं था, बल्कि गले में डाल रखा था, जो चलते हुए पीछे से लहरा रहा था। बाल एक साइड पे, आगे एक कंधे पे डाल रखे थे। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नायका ने इसका चेहरा देखकर कहा। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता। बताओ, क्या तुम बदसूरत हो या इस काबिल नहीं हो कि कोई तुम्हारी तारीफ कर सके? ईसा ने कदर संजीदगी से कहा। मैं इस काबिल हो सकती हूँ, लेकिन तारीफ करने वाला अगर तुम हो तो जाहिर है कोई भी यकीन ना करे। मोहम्मद ईसा अली ने नायका सुलेमान की तारीफ की। बताओ, क्या कोई भी ये बात सुन के यकीन कर सकते हैं? यहाँ पे सबको पता है कि तुम बस मुझे तंग ही कर सकते, इसके अलावा तुमसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब वो बाहर आ चुके थे। नायका इधर उधर लौन की तो सुमेरा को ढूंढने लगी। बाकी सब को छोड़ो, तुम तो यकीन कर सकती हो ना? ईसा ने साहब कलेजे में कहा। वो वाकई में संजीदा हो गया था, मगर नायका को यही लग रहा था जैसे वो संजीदा होने की अदाकारी कर रहा था। मैं यकीन करूं या न है, तुम्हें इससे क्या? तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं? नायका मुस्कुराई। क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम गुस्से में आके किसी दिन सच में मेरा सर ही ना फाड़ दो। ईसा भी कह के मुस्कुराया। हाँ, मैं तुम्हारा सर फाड़ भी सकती हूँ। नायका के अंदाज पे इसे हंसी आई। वो इसके कानों में सरगोशियां करता इसके आगे पीछे घूम रहा था। वो इसकी बातों पे हंसती जा रही थी। इनको ये भी ख्याल ना रहा कि सब लोग इतने सलूक से एक साथ देखकर हैरत से घूर रहे हैं। इनमें एक परासीम था जो कि इनको हैरत से नहीं बल्कि बड़ी दुख भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन इसके लबों पे एक जानदार मुस्कुराहट बिखरी थी, क्योंकि वो इस पेज से गुजर चुका था। अगर दुख था तो इनके मुस्तकबिल का न जाने आगे इनका क्या अंजाम होगा। इसने ही दिल में इनकी खुशियों की दुआ की थी। ईसा हादी को देखकर इसकी तरफ भागा था और नायका सुमेरा को देखकर इसके पास जा बैठी। वो अकेली एक तरफ बैठी न जाने किस सोच में गुम थी। कहाँ गुम हो तुम? हमारे साथ क्यों नहीं आई? स्टीफन भी पूछ रहा था। तुमने अपने नोट्स बना लिए कि नहीं? लेकिन तुम तो ऐसे गायब हुई कि फिर मिली ही नहीं। नायका ने इसके साथ बैठते ही सवाल पे सवाल करने लगी। देखो नायका, भले तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मुझे मार्गरेट पे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसमें अकल नाम की चीज ही नहीं है। सुमेरा गुस्से में फट पड़ी। लेकिन हुआ क्या है? इसने ऐसा क्या कर दिया? वो थोड़ी ना समझ है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि इसके पास अकल नाम की चीज ही नहीं है। नायका ने हैरत से पूछा। हद हो गई है यार, मुझे जब भी कोई लड़का पसंद आता है वो मुझे इसकी बहन बना देती है। वो तुम्हें या खुद को किसी और की बहन क्यों नहीं बनाती? सुमेरा ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। हाँ, कोई हाल नहीं तुम्हारा। अभी मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया। नायका की इस बात पर हंसी। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, तुम हंस रही हो। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। सुमेरा ने नाराजगी से कहा। अच्छा ठीक है, अब मैं सीरियस हूँ, तुम नाराज मत हो। पहले तो तुम्हारा क्रश ईसा था, इसे तुम दिल से भाई मान चुकी हो, लेकिन अब ऐसा कौन पसंद आ गया कि तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो? नायका ने हंसी पे काबू पाने की कोशिश की और संजीदगी से बोलने लगी। नहीं यार, बात भाई मान लेने या इनकार की नहीं है। वैसे भी भाई कह देने से कोई सगा भाई थोड़ी बन जाता है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, जिसे हम पसंद करते हो, मतलब जिसके बारे में हम कुछ और सोचते हो, यू नो समथिंग स्पेशल, और अचानक से आगे हमें इसका भाई बना दे तो कैसा लगेगा? अपनी मोहब्बत को भाई कहने का दिल करेगा नहीं ना? फिर मैं क्यों गुस्सा ना करूं? सुमेरा थोड़ी सी इमोशनल हो गई। ओह मोहब्बत, तो हमारी सुमेरा को किसी से मोहब्बत हो गई है। बताओ कौन है वो खुशनसीब? वैसे तुम्हारे भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। चलो अब बताओ कौन है वो? नायका अब इसे तंग करना चाह रही थी। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोई भी नहीं। मोहब्बत का लफ्ज तो गलती से बोल दिया, बस वैसे ही कोई पसंद था। खैर छोड़ो, अब क्या फायदा। बल्कि अगर इजहार मोहब्बत कर भी देती तो कौन सा कोई फायदा होने वाला था? हम चाह कर भी एक नहीं हो सकते। सुमेरा ने गहरी संजीदगी से कहा और गहरी सांस भरी। मतलब तुम्हें वाकई में किसी से मोहब्बत हो गई है?
तुम एक दफा बताओ तो सही वो कौन है, मैं इसे मना लूंगी, तुम बस एक बार इसका नाम तो बताओ। नायिका ने इसका रुख अपनी तरफ किया। कहा ना कोई नहीं है, जाने दो। मार्गरेट ने ठीक किया, यही बेहतर था। सुमेरा ने बेबसी में कहा, तुम बता रही हो या नहीं? अगर अब तुमने ना बताया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नायिका ने दो टोक कहा। सुमेरा ने इसकी तरफ देखा और कुछ लम्हे खामोश रही। अच्छा बताती हूँ, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, बस मुझे वो अच्छा लगता है, और प्लीज किसी को मत बताना, वरना सब मुझ पे ही हंसेंगे, मैं किसी से नजर ही मिला सकूंगी। वो तुम्हारा कजन स्टीवन अच्छा लगता है, यानी सिर्फ अच्छा लगता है और ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तो मेरा बहुत मुश्किल से अपने दिल की बात जबान पे लाई। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तो मेरा आर यू सीरियस? क्या वाकई में? हाँ हाँ, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है यार, वो बहुत अच्छा है, इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे तुमने कभी शक भी नहीं होने दिया कि तुम इसे पसंद करती हो। नायिका को ये बहुत मामूली बात लग रही थी। नायिका, मैं तो सीरियस हूँ, लेकिन तुम भी सीरियस नहीं लग रही। तुम्हें पता भी है तुम जो सोच रही हो वो नामुमकिन है, फिर भी इतना लाइट ले रही हो। सुमेरा इसे हैरत भरी नजरों से देख रही थी। ओ यार, मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? नायिका ने शरारत से इसके कंधे से कंधा मारा। सुमेरा मुस्कुराई। पता नहीं यार, बस मुझे वो अच्छा लगता है। जब वो मेरी तरफ देखता है ना तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी वो बोल रही थी कि नायिका के लबों ने सरगोशी की, जैसे सांस रुक गई हो, वक्त थम गया हो, जैसे इसके सिवा आस पास और किसी का वजूद नहीं, बस वही है और कोई नहीं, जैसे किसी ने जान मुट्ठी में कैद कर ली हो, जैसे रूह में सिमट कर रह गई और जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया, और जैसे वो लम्हा हमारी पूरी जिंदगी हो, जैसे हम सिर्फ वही एक नजर देखने के लिए बनाए गए हों। जैसे नायिका जमीन को देखते हुए किसी और में गुम बोलती जा रही थी। अगर सुमेरा इसके सामने चुटकी ना बजाती तो वो अभी भी ना रुकती। ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई? इतना लंबा तो मैंने भी नहीं था बोलना जितना तुम बोल गई। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता? सुमेरा ने इसे मशकूक नजरों से देखा। मैं तो बस तुम्हारी बात कर रही थी। नायिका की जबान लड़खड़ा गई। लेकिन तुम्हारी किसी भी बात में मुझे मैं तो नजर नहीं आई। खैर, अगर हम मजहब होते तो मैं इसे जरूर प्रपोज कर देती, मगर अब ये नामुमकिन है। सुमेरा ने हाथ में अल्फाज कहे और बैग और फाइल पकड़ने लगी। इसकी आखिरी बात नायिका को सुनकर गई और वो इनकी सारी बातों में ये बात तो भूल ही गई थी जो इसे सबसे पहले सोचनी चाहिए थी। लेकिन अब सोचने का भी क्या फायदा, अब वो अंदर ही अंदर मर सकती थी, मगर अपने नफ्स पे काबू पाना बहुत मुश्किल था। मोहब्बत अगर ना भी होती तो क्या था, इसे ईसा की आदत तो हो ही गई थी, और ये आदत ही तो होती है जो हमें किसी की मोहब्बत में मुब्तला करती है। तू बता रहा है या नहीं? ईसा हादी की गर्दन दबोचे इससे पूछ रहा था कि वो मस्जिद में किस काम से गया था। बताता हूँ, लेकिन पहले मेरी गर्दन छोड़। हादी ने अपनी गर्दन छुड़वाई। चल अब बता। ईसा ने इसकी गर्दन छोड़ी। नहीं, पहले तुम ये बताओ कि बंदा मस्जिद में क्यों जा सकता है, मतलब क्या काम हो सकता है वहाँ? हादी इसे बातों में लगा रहा था। मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं या वहाँ कुरान भी पढ़ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं और दुआ मांगते हैं। तू किसी को मांगने के गया था? चल अब बता किसको मांगने गया था? ईसा ने कुछ सोचते हुए बताया और इसके बाजू पे एक थपकी लगाकर पूछने लगा, तुमसे कहा था मेरे साथ चलो, अब तुम चले जाते तो तुम्हें इसी वक्त बता देता, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा। हादी ने मुंह बचोते हुए रुख दूसरी तरफ किया। मतलब तू नहीं बताएगा? ईसा ने जैसे इसे बॉन्ड किया। हाँ नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे? हादी कहकर वहाँ से तेजी से भागा। ईसा भी इसके पीछे भागने लगा। भागते हुए ईसा की टक्कर मार्गरेट से लगी जो इसी को ढूंढ रही थी। तो सॉरी यार, ज्यादा तो नहीं लगी? ईसा इसका माथा मसलते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही हूँ, कहाँ गायब हैं बाकी सब? मुझे आज कोई भी नहीं मिल रहा, मैं थक गई भागते भागते। मार्गरेट ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो तुम क्यों इतना भागती हो? तुम हमें कॉल कर दिया करो, बस हम खुद ही तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। इस मौसम में भी देखो कितना पसीना आ रहा है, ख्वाह भागती रहती हो। ईसा ने रुमाल निकालकर इसकी नाक और माथे पे आए पसीने की चंद बूंदें साफ की और रुमाल इसके हाथ में थमाया। ईसा तुम कितने अच्छे हो। मार्गरेट मुस्कुराई। वो इसे अपने लिए ऐसे फिक्रमंद होते देखकर दिल ही दिल में खिलखिला उठी। शुक्र है किसी को तो अच्छा लगा मैं। चलो तुम्हारे भाई को लाइब्रेरी से निकाल कर लाते हैं, इसके बगैर मजा ही नहीं आ रहा। वो इसे साथ लिए लाइब्रेरी की तरफ चलने लगा। शाम का वक्त था जब वो अकेला लॉन में बैठा ना जाने क्या क्या सोच रहा था। ज़ैनब बेगम और माज इसे 2-3 बार बुलाने आए थे कि अंदर चलो, बाहर सर्दी हो रही है, वो अगर वो नहीं गया। वो भी अपने मूड का था, चाहे सर्दी हो या गर्मी, करनी इसे अपनी ही है। कुछ ही देर वो सोचों में इस कदर मगहूर था कि इसे इनके आने की खबर भी ना हुई। कुछ लम्हे मुइज़ साहब इसे ऐसे ही देखते रहे, फिर इसके और करीब आ गए। क्या बात है, इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हो?
मुई साहब ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा, मगर वो चौंका नहीं। मुई साहब इसके सामने वाली कुर्सी पे विराजमान हो गए और सवालिया नजरों से देखने लगे। ईसा ने फिर भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ नरमी में हिलाने पर इक्तफा किया। कभी कभी दिल करता है यूं अकेले बैठकर किसी को सोचने का। मुई साहब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जो रात की तारीकी में स्याह हो चुका था। ईसा ने एक नजर उठाकर इन्हें देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ईसा ने गहरी संजीदगी से कहा। अभी वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। बाप ना सही, दोस्त ही समझकर बता दो, ऐसी क्या बात है जिसने मेरे बेटे को इतनी गहरी सोच में डाल रखा है। मुई साहब का लहजा बहुत दोस्ताना था। पापा, अगर आपको लगता है मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक लड़का है, इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ईसा ने पेशानी मसलते हुए कहा। क्या परेशानी है, मुझे बताओ। मुई साहब इसका तासुब देखकर परेशान हो रहे थे। ईसा ने फरासीम की कहानी गोश गुजार की। इसकी बात पे मुई साहब ने आह भरी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम इन्हें सिखा देना जो भी वो कहेंगे। मुई साहब ने संजीदगी से कहा, पापा मैं इससे परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस इनकी जिंदगी के बारे में सोचकर थोड़ा दुखी हो रहा हूँ। यूनी में भी बहुत खामोश रहते हैं, एक मोहब्बत ही तो की थी, इसकी इतनी बड़ी सजा। क्या मोहब्बत सिर्फ हम मजहब से ही करनी चाहिए? पापा ऐसा क्यों है? मजहब सिर्फ एक क्यों नहीं हो सकता? हर मजहब अपनी पसंद की शादी की इजाजत दे सकता है, तो फिर जब लोग ऐसा करते हैं तो रोकते क्यों हैं? ईसा ने वो सब कह डाला जो वो अपनी जात के लिए कहना चाहता था। दीन तो सिर्फ एक ही है, लेकिन मजहब एक से ज्यादा है। लेकिन शुरू से लोग जिस मजहब में रह रहे हैं, इनकी नस्लें भी इसी लिहाज से चलती आ रही। हम लोग तहकीक नहीं करते, हम लोग ऐसी चीजों पे तहकीक करते हैं जिनको आंख बंद करके तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ने अंबिया कराम इसलिए नहीं भेजे थे कि जाओ और दुनिया में अपने अपने मज़ाहिब बनाओ और तफरके में पढ़ो, बल्कि अल्लाह तक कहता है बस मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पढ़ो। जैसे अल्लाह एक है वैसे दीन भी एक ही है। इसीलिए तो अल्लाह ने मोहब्बत जैसी चीज बनाई ताकि सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर मोहब्बत किसी मजहब से ही होना जरूरी होती तो अल्लाह कभी भी किसी गैर मजहब वाले के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा न करता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मोहब्बत से खाली हो, क्योंकि ये दुनिया भी मोहब्बत की मोहब्बत ही में बनाई गई थी। मुई साहब ने तफसीलन जवाब दिया, लेकिन पापा में मोहब्बत करने वालों का क्या कसूर? मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, और आपको पता है भाई फरासीम की वाइफ शादी के बाद भी अपने मजहब में रह रही है। ईसा ने अफसरदगी से कहा, क्योंकि हकीकत में इनकी शादी हुई ही नहीं। क्या पता इन लोगों ने किस मजहब के मुताबिक शादी की। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे भी जो ऐसी शादी करने के बाद भी अपने अपने मज़ाहिब में रह रहे होते हैं, लेकिन फरासीम जैसी अजीम लोग बहुत कम होते हैं। वो इस चीज को समझता है जो हर कोई नहीं समझता। मुई साहब ने कहा। ईसा फिर से किसी सोच में गुम हो गया। ज्यादा सोचो मत और फरासीम की जरूर मदद करना। मुझे खुशी बल्कि फख्र महसूस होगा कि तुम मेरे बेटे हो। वैसे भी इस्लाम की तबलीग हर मुसलमान पे फर्ज है और इससे तुम्हें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर्दी बढ़ रही है, उठो अंदर चलो, मुई साहब ने कहा और इसका हाथ पकड़े कि इसे उठने का कहा तो वो भी उठकर इनके साथ अंदर चला गया। अभी वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था। वो इनकी अपनी शादी के बारे में भी पूछना चाहता था कि क्या मामा ने सिर्फ पापा की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया या कोई और भी वजह थी। सिर्फ किसी को पसंद करना मोहब्बत थोड़ी होती है। ऐसे तो बहुत से लोग हमें अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें इनसे सबसे मोहब्बत है। मोहब्बत हर किसी से थोड़ी हो जाती है। हाँ, मुझे भी इसकी सिर्फ आंखें पसंद है और इसकी कंपनी अच्छी लगती है, बस। हाँ, बस इतना ही। मुझे किसी कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में तो लोग मर मिटते हैं। इनकी हालत ऐसी नहीं होती जैसी मेरी है। मैं तो बिल्कुल पहले जैसी हूँ। वो कॉरिडोर में खड़ी सुमेरा से होने वाली कल की गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी। वो खुद को तसल्ली देने के लिए सिर्फ कह रही थी कि इसे ईसा से मोहब्बत नहीं है, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ये सोचते हुए बंद हो रहा था। हाथ में पकड़ा पानी का गिलास अभी भी वैसे का वैसा ही था। अब वो पानी पीते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ फासले पे बहुत से लड़कों का शोर सुनाई दे रहा था। वो चंद कदम मजीद आगे बढ़ी जहाँ इसकी क्लास फेलोज खड़ी थी। इन लड़कों ने क्यों इतना शोर मचा रखा है? नायका ने हैरत से सुमेरा से पूछा। इनका तो रोज का मामूल है बिला वजह शोर शराबा करना। सुमेरा ने चिढ़ कर कहा, एक तो मैं पहले ही सर में दर्द है, दूसरा ऊपर से इन लड़कों ने भी शोर कर करके पूरी यूनिट सर पर उठा रखी है। दिल तो करता है इनका सर फाड़ दूं। नायका गुस्से से बोली, हाँ, तुम तो हर रोज ईसा का भी सर फाड़ते हो, चलो आज इनका भी फाड़ दो, लेकिन प्लीज जैसे ईसा का फाड़ती हो वैसे ही फाड़ना। ऐसा ना हो कि सचमुच में किसी का सर फाड़ दो। सुमेरा ने महजूज होते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, दिल कर रहा है हमें
कि यहीं से ग्लास इनके सर पे पानी का आधा ग्लास ही बाकी रह गया था, जिसे इसने पूरी कुव्वत से लड़कों की तरफ फेंकने की गैर इरादी कोशिश की, मगर वो ग्लास कैसे हाथ से फिसला इसे खुद भी समझ नहीं आई थी और अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। ग्लास में बचा पानी नायका के पीछे आते स्टीफेंस पे गिरा था। इससे शोर तो खत्म हो ही गया था, मगर साथ नायका की सांसें भी, क्योंकि ग्लास ईसा के सर पे लगा था, जो अचानक से सीढ़ियां फलांगता हुआ इसके सामने आ गया था। नायका, स्टीफेंस चिल्लाया। सुमेरा और नायका से तो कुछ बोला ही नहीं गया। स्टीफेंस तेजी से ईसा की तरफ बढ़ा, जिस कुव्वत से नायका ने ग्लास फेंका था और ग्लास को चकनाचूर कर गई थी। ईसा वहीं अपना सर पकड़कर सीढ़ी पे बैठ गया। खून की लकीर इसके सर से होती हुई इसकी गर्दन तक आ गई थी। वो एक सेकंड की देरी में इसका खून शर्ट में जज्ब होने लगा था। सब इसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। हादी और मार्गरेट भी इसी तरफ आ रहे थे। स्टीफेंस ने रुमाल इसके सर पे रखा, लेकिन खून नहीं रुका। आज पहली बार स्टीफेंस को नायका पे इतना गुस्सा आया कि इसका बस नहीं चल रहा था और ना इसकी जान ही ले लेता। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? हादी और मार्गरेट ने बेचैनी से पूछा। हादी, तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं भी कुछ देर तक पहुंचता हूँ। हादी इसे अपने साथ ले गया। ईसा इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ऐसे में वो कुछ भी सोचने और बोलने से कासिर था। इसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। नायका अभी भी वहीं खड़ी अपने बेअख्तियार आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नायका, ये क्या हरकत थी? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? स्टीफेंस ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ते हुए झिलझिलाया तो वो अपने होशो हवास में आई। मैंने नहीं किया, वो पता नहीं कैसे हो गया, वो कपकपाई। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। स्टीफेंस ने इसका बाजू जोर से झटका और हॉस्पिटल चला गया। नायका ने आज पहली बार स्टीफेंस का ये रूप देखा था। इसे स्टीफेंस से ऐसी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा भी था किसी का सर सचमुच में ना फाड़ना, और फाड़ा भी किसका जो यहाँ इन लड़कों में मौजूद ही नहीं था। सुमेरा भी गुस्से से फट पड़ी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, नायका ने रोते हुए कहा, और जहाँ ईसा बैठा था वहाँ जाकर बैठ गई और सर घुटनों में छुपाए जारो कतार रोने लगी। सुमेरा इसे नजरअंदाज करती वहाँ से चली गई। मार्गरेट भी नायका के पास जा बैठी। ऐसा क्या किया था इसने कि तुमने इसका सर ही फाड़ दिया? मार्गरेट ने मध्यम सरगोशी की। इसकी आंखों में भी नमी उमड़ आई। मैंने कुछ नहीं किया, नायका ने जोर से चिल्लाई और उठकर बाहर चली गई। वो अपने आंसू पोंछती सुबान के पास गई और इसे फौरन घर जाने का कहा, क्योंकि अब वो मजीद किसी को फैस नहीं कर सकती थी। सुबान इसे घर छोड़ने चला गया। मैंने तो पहले ही कहा था दूर रहो इस लड़के से, मगर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। देखा, आज सब इसकी वजह से रो रहे हो। घर पहुंचते ही सुबान ने अपनी तकरीर शुरू कर दी। इसकी वजह से नहीं, इसके लिए, और तुम्हें जब पूरी बात का पता ना हो तो चुप ही रहा करो। अब तुम जा सकते हो। नायका ने दो टोक कहा और अपने कमरे में चली गई। सुबान भी मुंह बसूरता वापस चला गया। ओह खुदाया, ये क्या किया मैंने ईसा का सर फाड़ दिया। कैसे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। मेरी इतनी परवाह करने वाला स्टीफेंस, वो भी मुझसे बात नहीं करेगा। कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। ईसा भी नहीं, वो भी मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं क्या करूं? मैं तो इसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, फिर भी अपनी वजह से इसे कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? वो औंधे मुंह बेड पर लेटी रोते जा रही थी। आज इसका दिल कर रहा था वो बस अभी मर जाए। इसी वक्त इसे सबसे ज्यादा फिक्र ईसा की थी, जिसका खून इसकी वजह से बहा था। न जाने और कितने खून बहा होगा, कितनी तकलीफ में होगा, कैसा होगा। नायका सोच सोच कर मरे जा रही थी। आज का दिन इसके लिए कयामत के दिन से कम न था। जैसे कयामत के दिन अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए, लेकिन वो कबूल ना हो और फिर माफी मांगने का कभी मौका ना मिले, क्योंकि ये दिन इस दुनिया में हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। मार्गरेट और सुमेरा भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। चूंकि हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के अंदर ही था, सो वो भी जाने से ना रह सकी। बस ईसा के दिमाग में बहुत बुरी तरह से लगा था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। स्टीफेंस ने मार्गरेट को हादी के साथ घर भेज दिया था और सुमेरा को भी घर जाने का बोलकर खुद ईसा को घर छोड़ने चला गया। ईसा को ऐसी हालत में देखना स्टीफेंस के लिए बहुत तकलीफ था। जब से ईसा ने इसे मास के बारे में बताया था, तब से स्टीफेंस के दिल में ईसा के लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। वो इसे अपना छोटा भाई ही समझता था। घर पहुंचते ही सबसे पहले इसका सामना मास से हुआ, जो अभी कॉलेज से आया था। वो लाउंज में पड़े सोफे पे नींद दराज था। मास ईसा की खून से भरी शर्ट देखकर चिल्लाया, भाई। वो भागता हुआ ईसा की तरफ बढ़ा और इसे हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात से देखने लगा। भाई, ये क्या हुआ आपको? मास इसे ऐसे देखकर बहुत सहम सा गया था। आपके भाई बिल्कुल ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपनी मामा को बुला के लाओ, स्टीफेंस ने प्यार से कहा और ईसा को सोफे पे बिठाया। ज़ैनब बेगम स्टीफेंस की अजनबी आवाज सुनकर जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आई। ईसा, ये क्या हुआ? या अल्लाह, इतना खून! ज़ैनब बेगम ईसा को देखकर दौड़ती हुई इसके पास आई।
वो इसकी शर्ट और सर पे बंधी पट्टी देखकर तड़प उठी। ज़ैनब बेगम इसे सीने से लगाए रोने लगी। मामा प्लीज चुप हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी चोट है। ईसा ने ज़ैनब बेगम के आंसू साफ किए जो एक रवानी से बहते ही चले जा रहे थे। आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, चोट ज्यादा गहरी नहीं। स्टीफन ने इन्हें दिलासा दिया। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ, इतना खून बह गया मेरे बच्चे का, मैं कैसे सब्र कर जाऊँ। ज़ैनब बेगम रोते हुए ईसा की शर्ट और सर पे हाथ फेरने लगी। आंटी इसे कमरे में ले जाएं और इसकी शर्ट चेंज करें। स्टीफन ने ईसा को उठाया और माथ के पीछे चलता इसे इसके कमरे में ले गया। ज़ैनब बेगम वहीं बैठी रोती रही। माँ भाई के लिए दूध लेकर आओ, इसे मेडिसिन भी देनी है जब तक मैं इसकी शर्ट चेंज करा दूं, स्टीफन ने कहा और ईसा के वार्डरोब से एक शर्ट निकालकर इसे चेंज करवाई। थैंक यू सो मच स्टीफन। ईसा ने स्टीफन को देखकर कहा, नहीं यार, बल्कि मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैं नायका की तरफ से माफी मांगता हूँ, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। स्टीफन नायका की वजह से बहुत शर्मिंदा हो रहा था, प्लीज यार ऐसे तो ना बोलो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है और मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ सब कुछ। ईसा ने इसका हाथ थामा और बहुत नरमी से कहा, नायका से मैं पूछूंगा तो जरूर आखिर इसने ऐसा किया क्यों, और प्लीज अब तुम कोई बात नहीं करोगे, तुम्हारे सर पे चोट लगी, अभी ज्यादा बोलने से डॉक्टर ने मना किया है, और हाँ जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ओके। ईसा कुछ बोलते ही लगा था कि स्टीफन ने इसे पहले ही चुप करा दिया। ओके बॉस। ईसा मुस्कुराया, बांस तो दूध का गिलास लिए ज़ैनब बेगम के साथ अंदर दाखिल हुआ। स्टीफन ने इसे दवा दी और ज़ैनब बेगम से इजाजत लेते वहां से चला गया और जाने से पहले ईसा का बहुत ख्याल रखने का तंबीह कर गया। माँ तब इसके सीने पे सर रखे रोने लगा था। ईसा इसकी पूंछ पे हाथ फेरते हुए इसे चुप कराने लगा। अभी दर्द की वजह से वो ज्यादा बोल भी नहीं सकता था और इसकी ये खामोशी ही सबको परेशान कर रही थी। घर पहुंचते ही वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने नायका के कमरे में गया और अभी बेड पे लेटे रो रही थी। स्टीफन ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया। वो इसे इतने गुस्से में देखकर पहले से ज्यादा डर गई थी। अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कितना खून बहा? इसका दिमाग में इतनी बेरहमी से गिलास मार दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टीफन गुस्से से दहाड़ा। मार्गरेट इसकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई इनके पास आई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, नायका भी चिल्लाई। मार्गरेट इन दोनों को पहली बार ऐसे किसी लिए तकरीबन लड़ते देखकर बहुत डर चुकी थी। तो फिर ये सब हुआ कैसे? स्टीफन की आंखें सुर्ख हो रही थी। नायका का बाजू अभी भी इसकी मजबूत गिरफ्त में था। मुझे नहीं पता, ग्लास मेरे हाथ से फिसल गया और वो अचानक से कैसे सामने आ गया, मुझे नहीं पता। वो अब हिम्मत हार चुकी थी। वो मुश्किल इतना बोलकर वो स्टीफन के सीने पर सर रखे रोने लगी थी। तुम अच्छे से जानती भी हो कि मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता, फिर भी शुक्र करो ये तुम हो, अगर कोई और होता तो मैं इसकी जान ही ले लेता। स्टीफन ने बेबसी से कहा और नायका को खुद से अलग करके खुद बेड की पायंती पे बैठ गया। नायका इसे बेयकीनी से देखकर इसके घुटनों में बाजू हमायल किए, सर इसके घुटनों में टिकाए नीचे बैठ गई। दूसरे घुटने पे मार्गरेट अपना सर रखे रोने लगी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं इससे माफी मांग लूंगी, कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैं तुम में से किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकती। तुम तो मुझसे भी ज्यादा जानते हो, फिर भी बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन खुदा के लिए मुझसे खफा मत हो प्लीज। नायका सर झुकाए बोलती जा रही थी। रोते हुए इसकी हिचकी बंद गई थी। खुदा के लिए चुप हो जाओ, अगर मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम्हें भी ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। स्टीफन ने इसके सर पे अपना माथा टिकाया। मार्गरेट तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, सब ठीक है। स्टीफन ने इसके बालों में हाथ फेरा तो वो नजरें उठाए इसे देखने लगी। क्योंकि भाई आप लोग रो रहे हैं इसलिए मुझे भी रोना आ गया, मार्गरेट ने रोते हुए कहा। लेकिन मैं तो नहीं रो रहा। स्टीफन ने इसे चुप कराने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। भाई आप रो रहे हो। मार्गरेट ने इसकी गाल पे आता एक आंसू उंगली की पूर पे रखकर इसके सामने किया, लेकिन स्टीफन अपने आंसुओं से भी बेखबर था। अरे ये तो बस ऐसे ही, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा और तुम दोनों भी अब बस कर दो ये रोना धोना, अब कोई भी इस मौजू पे बात नहीं करेगा। स्टीफन ने अपने आंसू पोंछते हुए सर झटका और अपनी नादानी पे मुस्कुराया। नायका ने इसे मुस्कुराते देखकर चैन का सांस लिया, लेकिन आज नायका को इस बात का यकीन हो गया था कि इसे ईसा से कितनी मोहब्बत है। नायका ने सारी रात करवटें बदलते गुजारी। सुबह बहुत हिम्मत करके इसने ईसा को एक मैसेज किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। स्टीफन से जबरदस्ती यूनी ले गया, वरना वो आज यूनी जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो अभी किसी को भी फेस नहीं कर सकती थी। आज सारा दिन वो स्टीफन के साथ ही रही। सब इनसे ईसा के बारे में पूछते रहे। स्टीफन मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहा, लगता है बहुत ज्यादा नाराज है।
यूनी से निकलते हुए वो स्टीफन से कह रही थी, वो किसी से भी नाराज नहीं है, मैं भी सुबह इसे कॉल कर रहा था मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। वो एक पल के लिए रुका और फिर से ईसा का नंबर डायल करने लगा। तुम तो भाई हम इसके घर चले जाते हैं, हो सकता है इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, अब इतना हक तो बनता है हमारा। वो भी क्या सोचता होगा, किसी ने इसकी खबर ही नहीं ली। मार्गरेट ने मायूसी से कहा। स्टीफन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाते गाड़ी में बैठ गया और इन दोनों को लिए ईसा की तरफ चला गया। मुलाजमा इन तीनों को लाउंज में बिठाकर ज़ैनब बेगम को बुलाने गई, जो इस वक्त ईसा के कमरे में थी। ज़ैनब बेगम इनसे बहुत मोहब्बत से मिली। सॉरी बेटा, कल परेशानी में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई। ज़ैनब बेगम स्टीफन से मुखातिब हुई। आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ईसा मेरा दोस्त ही नहीं मेरा भाई भी है और इस नाते ये मेरा फर्ज था, स्टीफन ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैनब बेगम इसकी बात और अपनाइयत में मुस्कुराई। अच्छा बच्चों, आप लोग ईसा से मिल आओ, शायद सो रहा था, मैं जरा किचन से होकर आई। ज़ैनब बेगम कहकर चली गई। नायका, पहले तुम जाओ और इससे माफी मांग लो, फिर हम भी आ जाते हैं। हम साथ गए तो ना तुम इसे सॉरी बोलोगी और ना वो खुलकर बात कर सकेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों ही इस गलतफहमी को दूर करो। स्टीफन ने इसे कहा, लेकिन वो अकेली नहीं जाना चाहती थी, पर इसके अलावा और कोई चारा भी ना था, क्योंकि वो वाकई में किसी और के सामने से सॉरी नहीं बोल सकती थी। स्टीफन ने इसे इसके कमरे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बताते हुए भेजा। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। पूरे कमरे में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पेंट हुआ था। फर्नीचर भी ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था और वो सीने तक ब्लैंकेट ओढ़े बेड पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। बाल सर पे बंदी पट्टी से हुए माथे पे बिखरे पड़े थे। एक हाथ सीने पे था। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई इसके पास बेड के किनारे जा बैठी। ईसा, इसने मध्यम सरगोशी की। ईसा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया था और तुम अचानक से सामने आ गए। वो नजरें झुकाए बोल रही थी, मगर ईसा भी वैसे ही लेटा रहा। इसने कोई हरकत नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, बस मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हो। अब वो रोने वाली शक्ल बनाए इसे देख रही थी, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। साइड टेबल पर स्लीपिंग पिल्स देखकर इतना अंदाजा लगा कि शायद वो वाकई सो रहा है। ईसा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, इस वक्त तुमसे ज्यादा तकलीफ मैं महसूस कर रही हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। प्लीज मुझे फिर से तंग करो, प्लीज मुझे फिर से झांसी की रानी कहो। खुदा के लिए मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो, मेरे कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। वो इसके सीने पर सर रखकर रोने लगी थी। इसके आंसू सी ईसा की शर्ट में जज्ब हो रहे थे, लेकिन तकलीफ में भी वो सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि इस वक्त वो इसके दिल की धड़कनें सुन सकती थी जो बहुत तेजी से चल रही थी। वो बहुत प्यार से इसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए उठी ही थी कि ईसा ने इसका हाथ मजबूती से जकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा तो वो एक जोर झटके से इसके ऊपर जा गिरी। नायका का हाथ इसके सीने पे जा टिका और दूसरा हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। मतलब वो वाकई में जाग रहा था। तो कौन सी आग, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, स्टीफन और मार्गरेट आ जाएंगे। नायका शर्म के मारे इससे नजरें भी ना मिला सकी और अपने लरजते हाथों से बाल पीछे करने लगी। तुम्हारा सॉरी बोलने का तरीका अच्छा लगा मुझे, और इससे भी ज्यादा अच्छा तुम्हारा ये शर्माना है। ईसा ने हाथ इसकी थोड़ी ऊपर की, लेकिन वो फिर भी इसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर पाई। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अब वो बहुत हिम्मत करके नजरें उठाई, आंखों में देखकर बोलने लगी, आग आग से मिल सकती है, पानी पानी से मिल सकता है, मगर आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते। वो कहकर इससे अलग हुई और अपना हाथ इसके हाथ से निकाला। जो जात आग और पानी बनाने पे कादिर है, वो दोनों को एक करने पे भी कादिर है। वो संजीदगी से कहता उठ बैठा, लेकिन ये नामुमकिन है, नायका ने बेबसी से कहा। और अगर मैं इसे मुमकिन कर दूं तो? ईसा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो मेरा ये आग में सुलगता वजूद पानी में मिलकर फिर से तरोताजा हो जाएगा। वो इसके माथे पे माथा मस किए नम आवाज में बोली। वो इसकी कुर्बत में बहुत सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन ऐसी कुर्बत बार बार कहाँ नसीब होती है। ले मट्टी डाल पानी और गूंद इसे। इसके दो बुत बना, एक बुत तेरा, एक बुत मेरा। अब इन दो बुतों को तोड़ दे, फिर डाल पानी और गूंद इसे। इसके दो बुत बना, एक बुत तेरा, एक बुत मेरा। अब मेरे बुत की कुछ मट्टी है तेरे बुत में, और तेरे बुत की कुछ मट्टी है मेरे बुत में। ले जिंदगी का कोई रास्ता बता, जो कर ले इन दोनों को जुदा। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है, लेकिन कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पर कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। इंशाल्लाह मंडे से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक फौरी मौसूल हो जाए।